हेलो गाइज, दिस इज़ राम भजन। गाइज, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी जूनियर अकाउंटेंट व टीआरई भर्ती परीक्षा जो कि सितंबर 2022 के अंदर संभावित है। तो इसी क्रम में हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पहला टॉपिक है अकाउंटिंग, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अकाउंटिंग कंसेप्ट है यानी कि लेखांकन अवधारणाएं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लेखांकन अवधारणाएं क्या होती है। आज हम इसके प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, इसमें जो पहली लेखांकन अवधारणा है उसका नाम है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। दूसरी है मुद्रा माप संबंधी अवधारणा। तीसरी निरंतरता की अवधारणा। चौथी है द्विपक्षीय अवधारणा। पांचवी है लागत अवधारणा। छठी है वसूली या आगम अवधारणा। सातवीं है आय व व्यय के मिलान की अवधारणा। आठवीं है उपार्जन अवधारणा। नौवीं है लेखावधि अवधारणा। 10वीं है चिट्ठा समीकरण अवधारणा। तो इन सभी अवधारणाओं के बारे में हम एक एक अवधारणा पर बात करेंगे कि इसमें से क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और प्रत्येक अवधारणा की क्या विशेषता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहली अवधारणा, जिसका नाम है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। देखिए गाइज, इसके अंदर आपको ये पहली अवधारणा है जिसका नाम है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ये आपको दिखाई दे रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 5 अवधारणाओं की बात करेंगे, बाकी शेष 5 अवधारणाओं की बात अगले वीडियो में करेंगे। देखिए, जो पहली अवधारणा है उसका नाम है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, यानी कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार देखो क्या होता है कि व्यवसाय और जो स्वामी दोनों का अस्तित्व पृथक पृथक माना जाता है। यानी कि स्वामी बिल्कुल अलग है और व्यवसाय अलग है। व्यवसाय के लेन देन अलग होंगे और स्वामी के लेन देन अलग होंगे। व्यवसाय का जो स्वामी होता है उसके द्वारा उसकी जो भी आय व्यय हो, चाहे उसने कहीं भी विनियोग कर रखा हो, प्रतिभूतियों के अंदर खुद का विनियोग कर रखा हो, या फिर उसकी खुद की संपत्तियां हो, निजी संपत्तियां हो जैसे कार, भवन इत्यादि, इन सब का लेखा व्यवसाय के लेखा पुस्तकों में नहीं करते। यानी कि व्यवसाय का जो स्वामी होता है उसके जो भी लेन देन होते हैं उनको, स्वयं के जो भी निजी लेन देन होते हैं उनको व्यवसाय लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं करते, उनमें दर्ज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एक अवधारणा ये आपके सामने बनी हुई है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। इस अवधारणा के आधार पर व्यवसाय और स्वामी दोनों को पृथक पृथक माना गया, यानी कि इनका अस्तित्व पृथक पृथक होता है। व्यवसाय में व्यवसाय के अंदर जो स्वामी होता है उसके द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है, ये दे रखा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी। यानी कि जो स्वामी होता है व्यवसाय का, उसके द्वारा जब व्यवसाय में पूंजी लगाई जाती है तो वो पूंजी, वो खुद पूंजी लगाता है, तो एक तरह से स्वामी व्यवसाय का क्या माना जाता है, लेनदार माना जाता है, क्योंकि उसने पूंजी लगाई है। और ऑलरेडी इन्होंने पहले ये बोल दिया है कि व्यवसाय और उसका स्वामी दोनों का अस्तित्व पृथक पृथक होगा। अगर अस्तित्व पृथक पृथक है तो अगर स्वामी ने व्यवसाय के अंदर पूंजी लगा दी तो उसका लेनदार माना जाएगा। इसलिए इसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखते हैं। जो कैपिटल लाता है, जो व्यवसाय का स्वामी कैपिटल लाता है, कैपिटल जो पूंजी लाता है, तो उसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है कैपिटल नाम से। और यदि उस पर ब्याज देना है तो पहले से शर्त रख ली जाएगी, पहले से तय कर लिया जाता है, एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि व्यवसाय का स्वामी अगर पूंजी लाएगा तो उस पूंजी पर व्यवसाय के स्वामी को ब्याज देना है कि नहीं देना है। तो अगर उसको ब्याज मिल गया व्यवसाय के स्वामी को तो ये व्यवसाय के लिए एक प्रकार का खर्चा हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को। और यदि निजी उपयोग बाबत अगर व्यवसाय के स्वामी ने पूंजी या धन निकाला, निजी उपयोग यानी खुद के घर खर्च के लिए, यदि व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय से पूंजी या धन अगर बाहर निकाल लिया तो उसको बोलते हैं आहरण, यानी कि ड्राविंग्स। और यदि उसने पूंजी या धन बाहर निकाल लिया तो उस पर उसको ब्याज भी देना पड़ सकता है। अगर उसने ब्याज दे दिया उसके ऊपर तो वो व्यवसाय की आय हो जाएगी। ये दे रखा देखो, व्यवसाय की आय हो जाएगी। और ब्याज भी पहले से शर्तानुसार, यानी कि पहले से शर्त रख ली जाती है, एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि भाई साहब आप व्यवसाय के स्वामी हो, अगर आप पैसा निकालेंगे व्यवसाय से तो आपको पैसा भी लौटाना पड़ेगा, साथ में आपको ब्याज भी देना पड़ेगा जो आपने पैसा उधार लिया है उसके ऊपर। अगर वो ब्याज वो चुकाता है व्यवसाय को, व्यवसाय का स्वामी, तो व्यवसाय के लिए वो एक आय मानी जाएगी। उम्मीद है आपको ये पहली अवधारणा अच्छे से समझ में आ गई है। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है कि किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का स्वामी और व्यवसाय का अस्तित्व पृथक पृथक माना जाता है। तो ये पृथक अस्तित्व की अवधारणा यानी कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। चलिए अब हम दूसरी अवधारणा की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है मुद्रा माप संबंधी अवधारणा, यानी कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय के अंदर जो भी लेन देन होता है ना, जो भी मद, चाहे वो मद ट्रांजैक्शन, व्यवहार, लेन देन कैसा भी हो, व्यवसाय में केवल उसी मद का लेखांकन किया जाएगा
जिसका मूल्यांकन हम मुद्रा में कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने 20 केजी चावल खरीदा, मान के चलो एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा उदाहरण। अगर आपने 20 किलोग्राम चावल खरीदा तो इसकी एंट्री नहीं की जाएगी, क्योंकि इसका मूल्यांकन हमने अभी मुद्रा में नहीं किया। अब मुद्रा में कैसे करेंगे? मान लो 20 किलो चावल है और 1 किलो यदि 10 रुपये के हैं तो 20 किलो चावल कितने के हो गए? 200 रुपये के। तो 200 रुपये इसका मूल्यांकन हमने कर लिया मुद्रा के अंदर। तो ये व्यवसाय की अवधारणा, ये मुद्रा माप संबंधी अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय के अंदर केवल उन्हीं मदों का लेखांकन किया जाएगा जिनको हम मुद्रा के रूप में उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। लेखांकन रुपयों में किया जाता है, न कि मात्रा में। देखो ये भी यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर ये मात्रा है तो केवल मात्रा का रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे मान लो किसी व्यवसाय के स्वामी ने 200 किलो गेहूँ खरीदा, तो 200 किलो गेहूँ है वो केवल मात्रा है। अपने को पहले उसको मूल्यों में बदलना पड़ेगा कि भाई साहब 1 किलो गेहूँ कितने रुपए का है, तो उस हिसाब से फिर उसका 200 किलो गेहूँ का मूल्य निकालेंगे। 200 किलो गेहूँ इतने रुपए के आए, उसके आधार पर उसके बाद में फिर हम लेखांकन करते हैं। जितनी भी मदें होती है उनका मूल्यांकन वर्तमान में प्रचलित मौद्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। मतलब वर्तमान में जो रेट चल रही है ना, उसके आधार पर ही उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये नहीं है कि 10 साल पहले कोई चीज़, जैसे मान लो आज कोई चीज़, जैसे मैं गेहूँ की बात करूँ, गेहूँ आपने 20 किलो गेहूँ खरीदे, ठीक है, और 1 किलो गेहूँ की कीमत है 20 रुपये। 20 किलो आपने गेहूँ खरीदे, 1 किलो गेहूँ की कीमत है 20 रुपये, तो कितने रुपए के गेहूँ हो गए? 400 रुपये के। अब आप ये थोड़ी कहोगे कि भाई साहब मैंने तो 20 रुपये किलो गेहूँ खरीदे हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले 10 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहे थे, तो मैं तो 200 रुपये रिकॉर्ड करूँगा। ऐसा नहीं है, वर्तमान में प्रचलित जो मौद्रिक मूल्य है ना, उसके आधार पर ही मूल्यांकन लेखांकन किया जाता है। तो ये मुद्रा माप संबंधी अवधारणा, इसका एक दूसरा नाम भी है स्थिर मुद्रा इकाई अवधारणा भी इसका नाम है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। तीसरी अवधारणा की अगर हम बात करें तो उसका नाम है निरंतरता की अवधारणा, यानी कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय का जीवन काल लंबा रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है, और व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा। ये इस अवधारणा में ये माना जाता है कि व्यवसाय, मान लो आप ही मान लो खुद अगर अपना कोई भी व्यवसाय खोले, तो ये थोड़ी सोचे करेंगे कि यार भाई साहब मैं तो 1 महीने के लिए या फिर 10 दिन के लिए बिजनेस खोल रहा हूँ। आप उम्मीद करके ये चलोगे कि मतलब बहुत लंबे समय तक, जब तक मैं जीवित रहूँगा और आने वाली पीढ़ियाँ भी वो व्यवसाय करती रहे, तो यही सोचकर आप व्यवसाय ओपन करते हो। तो यह अवधारणा यही कहती है, निरंतरता की अवधारणा, कि जो व्यवसाय का जीवन काल होता है वो लंबा रहने वाला है और निरंतर यानी कि लगातार चलने वाला है, जब तक कि कोई विपरीत कारण या स्थिति ना आए। जैसे मान लो अभी रसिया और यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पर व्यवसाय क्या सब कुछ बंद हो गया? तो ऐसी अगर विपरीत स्थितियाँ ना आए, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, इस प्रकार का युद्ध हो गया रसिया यूक्रेन के बीच, इस प्रकार का अगर कोई विपरीत कारण या स्थिति ना हो, अगर ऐसा हो गया तो व्यवसाय तो बंद हो ही जाएगा। व्यवसाय क्या, जनजीवन सारा ठप हो जाएगा। तो ये अवधारणा यही मान के चलती है कि जब तक विपरीत कारण या स्थिति ना हो, व्यवसाय का जीवन काल लंबा और निरंतर रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसमें लिखा हुआ कि इसके आधार पर व्यवसाय का संचालन किया जाता है। जाहिर सी बात है, चल व अचल संपत्तियों के विभाजन का आधार यही अवधारणा मानी जाती है। देखिए, चल संपत्तियाँ वो होती है, मूवेबल संपत्तियाँ होती है, मूवेबल असेट्स, और अचल संपत्तियाँ होती है इमूवेबल असेट्स। चल संपत्तियों का मतलब वो होता है जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। जैसे मान लो गाड़ी हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। तो इस प्रकार के कुछ कोई भी आपकी संपत्ति जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं चल संपत्ति। अचल संपत्ति की हम बात करें तो वो संपत्तियां जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। जैसे मान लो बिल्डिंग हो गया, तो बिल्डिंग और भवन, इसके अलावा जैसे भूमि हो गया, तो भूमि और बिल्डिंग ऐसी संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां हैं, जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। तो इसका विभाजन का आधार भी इसी अवधारणा के आधार पर किया गया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। व्यवसाय के अंदर चाहे वो अंश हो, ऋण पत्र हो, इनका निर्गमन भी इसी अवधारणा के आधार पर किया जाता है। दीर्घकालीन संस्थागत ऋण होते हैं, इसी अवधारणा पर आधारित होते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंश और ऋण पत्र होते हैं, इनको निर्गमन किया जाता है ताकि हम पैसा इकट्ठा कर सकें। लोगों को अंश यानी कि शेयर बांटे जाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। ऋण पत्र भी यानी कि डिबेंचर उनको जारी किया जाता है, ऋण पत्रों को बेचा जाता है और बदले में पैसे लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो जो पैसे लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि वापस अंश और ऋण पत्रों से जो हमने पैसे लिए हैं लोगों से, वो लंबे समय बाद वापस चुकाना है, क्योंकि ये दीर्घकालीन वित्त के स्रोत हैं। तो दीर्घकालीन वित्त के स्रोत
इनका निर्गमन इसी अवधारणा के आधार पर किया जाता है, क्योंकि व्यवसाय हमारा लंबे समय तक चलने वाला है और पैसा भी आराम आराम से धीरे धीरे देते रहेंगे। इसमें एक पॉइंट और दे रहेगा कि मैन मे कम, मैन मे गो, बट इंस्टीट्यूशन गोज फॉर एवर। यानी कि मैन मे कम, आदमी आ सकता है, मैन मे गो, आदमी जा सकता है, बट लेकिन इंस्टीट्यूशन गोज फॉर एवर, लेकिन इंस्टीट्यूट हमेशा चलता रहेगा। फॉर एवर यानी हमेशा, निरंतर चलता रहेगा। तो ये अवधारणा यही कहती है, जैसा कि आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अमूर्त संपत्तियाँ, आस्थगित आयगत व्यय। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अमूर्त संपत्तियाँ क्या होती है। अमूर्त संपत्तियाँ वो होती है जिनको हम देख नहीं सकते और जिनको छू नहीं सकते, जैसे ख्याति हो गया, पेटेंट हो गया। और आस्थगित आयगत व्यय, इनका मैं उदाहरण दूँ तो जैसे प्रारंभिक व्यय हो गया, अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन की लागत हो गई, बाहरी विज्ञापन व्यय हो गया, इनको हम आस्थगित आयगत व्यय बोलते हैं। तो देखिए, अमूर्त संपत्तियाँ और आस्थगित आयगत व्यय, इनको बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? इसी अवधारणा के आधार पर। देखिए, ख्याति और पेटेंट होता है, ये लंबे समय तक बन जाती है। जैसे मान लो, ख्याति का मतलब होता है गुडविल। आपकी गुडविल अगर एक बार बन गई तो लंबे समय तक रहने वाली है। तो ये निरंतरता की अवधारणा के आधार पर ही इनको संपत्ति पक्ष में, बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। व्यवसाय के अंदर जो प्रारंभिक व्यय होते हैं, वो भी शुरुआत में अगर आपने 15-20 लाख रुपए खर्चा कर दिया तो वो लंबे समय तक वो आपके काम आएंगे, इसलिए इनको संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। करें तो आयगत तथा पूंजीगत व्ययों के विभाजन का आधार भी यही अवधारणा मानी गई है, जिसका नाम है निरंतरता की अवधारणा, जैसा कि हम तीसरी अवधारणा पढ़ रहे हैं। तो आयगत व्यय क्या होते हैं? आयगत व्यय वो व्यय होते हैं जिनको हम खर्चा करके, यानी कि वो उन व्ययों को होने के बाद में हम एक साल तक उनका लाभ उठा सकते हैं। और पूंजीगत व्यय वो ऐसे व्यय होते हैं जिनको हमें आने वाले लंबे समय तक, 4-5 साल तक, यानी कि इसका लाभ हमारे को मिलने वाला है। तो आयगत व्यय जो होते हैं उनको चालू वर्ष का माना जाता है और लाभ हानि खाते में उनको दर्शाया जाता है इसी अवधारणा के आधार पर। और पूंजीगत व्यय, इनका रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? जैसे पूंजीगत व्यय, मान लो आपने कोई भी बिल्डिंग खरीद ली 50 लाख रुपए की, ठीक है, और आपने उसके बिल्डिंग के मूल्य में कमी आ गई क्योंकि बिल्डिंग आपने उपयोग किया। बिल्डिंग से बढ़िया आप मशीनरी, मान लो आपने कोई मशीन ली 50 लाख रुपए की और आपने उसका उपयोग किया, उपयोग करने के कारण उसके मूल्य में क्या हो गई? कमी। अब इसको कैसे लिखते हैं? देखिए, जो डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि मूल्यह्रास के रूप में, मान लो 10 लाख रुपए का उसका मतलब मूल्य घट गया, यानी कि डेप्रिसिएशन हो गया, तो 10 लाख रुपए तो लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस खाते में, और बाकी 40 लाख रुपया शेष राशि कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में स्थायी संपत्ति के रूप में लिखते हैं बाकी 40 लाख रुपया। तो ये चीज़ भी निरंतरता की अवधारणा के आधार पर कैलकुलेट की जाती है। अब हम बात करेंगे चौथी अवधारणा के बारे में। देखिए, चौथी अवधारणा जिसका नाम है द्विपक्षीय अवधारणा, यानी कि डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट। इसके अंदर दोहरा लेखा प्रणाली जो होती है, डबल एंट्री सिस्टम, इसके अंदर कम से कम जो भी एक भी लेन देन होता है या फिर एक व्यवहार होता है तो उसमें कम से कम 2 खाते प्रभावित होते हैं। और इसके अंदर ये जो सूत्र बना हुआ है, संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व, ये भी इसी द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर बना हुआ है। 2 पक्ष है, ये देखिए, ये बराबर का निशान लगा हुआ है, एक पक्ष इधर है और एक पक्ष इधर है, यानी कि ये एक पक्ष हो गया और ये दूसरा पक्ष हो गया। तो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही इस सूत्र का निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं पांचवी अवधारणा के बारे में, जिसका नाम है लागत अवधारणा। देखिए, लागत अवधारणा हमें ये बताती है कि हमें संपत्तियों का लेखांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य किस पर करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो संपत्तियों का लेखांकन हम लोग लागत मूल्य पर करें या बाजार मूल्य पर? इसका उत्तर हमें लागत अवधारणा देगी। देखिए, विशेष पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि लागत मूल्य क्या होता है और बाजार मूल्य क्या होता है। देखिए, लागत मूल्य की मैं बात करूँ, जैसे मान लो आपने कोई मशीन 20 लाख रुपए की खरीदी, कोई मशीन आपने 20 लाख रुपए की खरीदी और वो घर तक लाने में आपने उसको 10,000 रुपये का भाड़ा दे दिया। और घर पर लाने के बाद में उसको आपने मिस्त्री को बुलाया और मिस्त्री ने उसको सेट करने में, उसको एस्टाब्लिशमेंट करने में मान लो 5,000 रुपये ले लिए। तो इस मशीन की, अपने को गाँव की भाषा में बोलते हैं कि भाई ये मशीन कितने रुपए की पड़ी तेरे, है ना? तो ये मशीन कितने रुपए की पड़ी, इसकी लागत कितनी आई? 20 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000, यानी कि 20 लाख और 15,000। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि लागत मूल्य क्या क्या होता है। इसके अंदर क्रय राशि, यानी कि परचेज, हमने कितने रुपए में परचेज की, तो 20 लाख रुपए, भाड़ा 10,000 रुपये लग गया, और स्थापना वे मिस्त्री ने ले लिए उसको सेट करने के लिए 5,000 रुपये। तो ये होता है लागत मूल्य।
और बाज़ार मूल्य वो होता है कि मार्केट के अंदर वो उस वस्तु का मूल्य क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट के मतलब ये होता है कि जैसे मान लो महंगाई घटती बढ़ती रहती है, तो उस हिसाब से बाज़ार के अंदर संपत्तियों का मूल्य कम ज़्यादा होता रहता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि लागत और बाज़ार मूल्य में क्या अंतर होता है। तो लागत अवधारणा यही बोलती है कि हमारे को संपत्तियों का लेखांकन किस मूल्य पर करें, लागत मूल्य पर करें या बाजार मूल्य पर। देखिए विशेषज्ञ है ना, उनका मत तो यह है कि लागत मूल्य पर करना चाहिए। लागत मूल्य मैंने आपको बता दिया कि उसी पर संपत्तियों को आप लेखांकन करो, उन्हीं मूल्यों पर, क्योंकि बाजार मूल्य हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होगा। जाहिर सी बात है, मार्केट के अंदर अगर आप 10 दुकानों पर जाओगे तो एक ही वस्तु का मूल्य अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए विशेषज्ञों ने बोला कि आप जो भी संपत्ति आप खरीदो उसका लेखांकन लागत मूल्य पर ही करो। तो ये हमें लागत अवधारणा बताती है। वो संपत्तियां जिनकी कोई लागत नहीं आती है, यानी कि उनकी लागत नहीं आती है, तो उनका लेखा नहीं किया जाता। जैसे मान लो किसी व्यवसाय के अंदर एक कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी को कोई गिफ्ट दे दिया, मान लो 10 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया, तो उसकी कोई लागत तो आई नहीं, है ना। तो इस प्रकार के जो संपत्ति है ना, उनका लेखन नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी लागत आई नहीं, वो एक तरह से फ्री में मिली है उसको। तो यह अवधारणा निरंतरता की अवधारणा पर आधारित है। जैसा कि तीसरी अवधारणा के बारे में मैंने बात की, तीसरी अवधारणा जिसका नाम था निरंतरता की अवधारणा, तो उस पर बेस्ड है ये लागत अवधारणा। इसलिए स्थायी संपत्तियों का लेखा लागत मूल्य पर ही किया जाता है। तो आपको अल्टीमेटली सारांश रूप में मैंने बता दिया कि लागत अवधारणा क्या बोलती है कि संपत्तियों का मूल्यांकन कौन से मूल्य पर करो, लागत मूल्य के ऊपर ही करो। क्योंकि झंझट रहती है, बाजार मूल्य हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है, तो इस झंझट को खत्म करने के लिए इस अवधारणा ने बोल दिया कि भाई साहब आप लागत मूल्य पर ही संपत्तियों का लेखांकन कीजिए। तो इस प्रकार हमने 10 में से 5 अवधारणाएं पढ़ ली है। उम्मीद है आपको ये 5 अवधारणाएं अच्छे से समझ में आई होगी, और आने वाली जो 6 से लेकर 10 तक की अवधारणाएं हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। पक्का श्योर है, निश्चित यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा जूनियर अकाउंटेंट या भर्ती परीक्षा में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय